हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम पढ़ रहे हैं हमने पिछली वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1 से पार्ट 1 कंप्लीट करा था। आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व स्पष्ट करने हमें। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। तो विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं या शक्तियाँ होती हैं, विपणन मिश्रण को अनेक तत्व और शक्तियाँ प्रभावित करती है। ऐसे सभी तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: अनियंत्रित योग्य तत्व और नियंत्रित योग्य तत्व। अनियंत्रित योग्य तत्व वह तत्व होते हैं जिसके ऊपर संस्था का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अनियंत्रित योग्य तत्वों की श्रेणी में रखा गया उन्हें अनियंत्रित योग्य तत्वों की श्रेणी में रखा गया जिस पर संस्था को कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमने मार्केटिंग मिक्स के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। अब हम इस वाले क्वेश्चन में मार्केटिंग मिक्स को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर भी 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है। एक तो ऐसे तत्व होते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, संस्था को कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरा ऐसे तत्व होते हैं जिस पे कंट्रोल होता है। तो पहले हम वो वाले पढ़ते हैं जिस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, अनियंत्रित कंट्रोल, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार के अंदर हमें नहीं पता होता कि उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है, उपभोक्ता की जो पसंद नापसंद, इच्छा, वरीयता किसी उत्पाद की मांग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते, परंतु उपभोक्ता का व्यवहार सदैव एक समान नहीं रहता है। अतः विपणन प्रबंधकों को अपने उपभोक्ता की इच्छाओं, पसंद नापसंद और चीज़ों को निरंतर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। कंपटीशन का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति की संस्था के विपणन मिश्रण को निर्धारित करती है। अतः प्रत्येक विपणन प्रबंधक को बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट यह है बाजार व्यवस्था, मार्केट सिस्टम। बाजार में वितरण व्यवस्था प्रत्येक संस्था की वितरण व्यवस्था को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। समान प्रकार के उत्पादों के विपणन में प्रयुक्त मध्यस्थों की श्रृंखला, भंडारण एवं परिवहन की व्यवस्था आदि का अध्ययन करके ही कोई विपणन प्रबंधक अपनी संस्था के विपणन मिश्रण को सही प्रकार से निर्धारित कर सकता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हमारा है सरकारी नीति और नियम। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो मार्केटिंग मिक्स को प्रभावित करता है, विपणन मिश्रण को प्रभावित करता है। इसमें देश की जो सरकारी नीति और नियमों का प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि नियंत्रित तत्व जिस पर हमारा कंट्रोल होता है। तो इसके अंदर आते हैं उत्पाद संबंधित तत्व। उत्पाद संबंधित तत्व के अंदर संस्था के उत्पादों से संबंधित तत्व संस्था के विपणन मिश्रण कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। इसके अंदर ये देखा जाता है कि उत्पाद का रंग क्या होगा, उसका रूप क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, आकार क्या होगा, किस्म कैसी होगी, ब्रांड कैसा होगा, पैकिंग कैसी होगी। सेकंड पॉइंट यह है मूल्य संबंधित तत्व। मूल्य संबंधित तत्व के अंदर ये देखा जाता है कि संस्था की वर्तमान मूल्य नीति क्या है, संस्था की उधार नीति क्या है, उसका डिस्काउंट कैसा है, इससे संबंधित चीज़ें होती है इसमें। थर्ड पॉइंट यह है जो प्रभावित करता है विपणन मिश्रण को, वो है वितरण संबंधित तत्व। वितरण संबंधित तत्व में क्या होता है, इसके अंदर वितरण के माध्यम को देखा जाता है, मध्यस्थों के संबंध को देखा जाता है, संस्था की नीति को देखा जाता है, एक्सेट्रा। इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और चौथा पॉइंट हमारा है संवर्धन संबंधित तत्व, फैक्टर्स रिलेटिंग टू प्रमोशन। इस वाले में क्या होता है, इस वाले में हमें ये देखना पड़ता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मार्केटिंग मिक्स को ये बहुत प्रभावित करता है, बट इसे कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि ये संस्था के हाथ में होता है। क्योंकि संस्था को अपनी संवर्धन नीति का ध्यान रखना है, अपनी विज्ञापन नीति का ध्यान रखना है, विज्ञापन के माध्यम और विज्ञापन बजट आदि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उपयुक्त व्याख्या से जो भी हमने पढ़ा हम ये डिस्कस कर सकते हैं और हम ये बोल सकते हैं कि जब भी विपणन मिश्रण तैयार करते हैं या मार्केटिंग मिक्स को जब तैयार किया जाता है तो समस्त तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी हमने तत्व अभी बताए सारे, ऐसा करके ही संस्था के विपणन मिश्रण को समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप बनाया रखा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन 8 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम समझेंगे कि विपणन प्रबंधन से हम क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और उद्देश्य की विवेचना करेंगे। विपणन प्रबंधन विपणन क्रियाओं के नियोजन निर्देशन से संबंधित, जैसे हमने पुरानी क्लासेस में 11th क्लास में मैनेजमेंट समझा था कि प्रबंध होता है क्या, प्रबंध क्या होता है। प्रबंध जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उससे पहले हमें नियोजन करना पड़ता है, निर्देशन करना पड़ता है, संगठन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी होती है। और मार्केटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब मार्केटिंग को मैनेजमेंट के साथ जोड़ दिया जाता है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट बन जाता है। तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो विपणन प्रबंध विपणन क्रियाओं के नियोजन और निर्देशन से संबंधित है। इसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, उन्हें संतुष्ट करने के लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। ये विपणन कार्यक्रम वस्तु के मूल्य
निर्धारण, विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन, वितरण आदि से संबंधित होते हैं। विपणन प्रबंध विपणन विचारों, क्रियाओं तथा प्रयासों का वास्तविक रूप होता है। ये प्रबंध की वह शाखा है जिसके द्वारा विपणन योग्यता और साधनों या बाजार में वस्तु या सेवा की मांग में एक संतुलन स्थापित किया जाता है। तो हमने यहाँ पर समझा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। सिंपल सी बात है, मार्केटिंग मैनेजमेंट वो होता है जब हम उसके रिगार्डिंग कोई भी नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, निर्देशन करते हैं, समन्वय करते हैं, संगठन बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को मार्केटिंग मैनेजमेंट के बोलते हैं। अब इसके प्रकृति को समझ लेते हैं। विपणन प्रबंध की कुछ विशेषता है। ये प्रबंध की विशिष्ट शाखा होती है। विपणन प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक ही कार्यकारी क्षेत्र विशिष्ट शाखा होती है जिसमें विपणन क्रियाओं और प्रयासों का प्रबंध किया जाता है, क्योंकि एक ही शाखा जिसमें बहुत सारी क्रियाओं का प्रयास किया। दूसरा यह है कि इसमें क्रियात्मक रूप होता है। विपणन विचार का एक क्रियात्मक रूप, मतलब जो भी माइंड में आता है जब भी हम मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं, जब हमें कोई आइडिया आया तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको करना पड़ता है। फिर इसका एक व्यापक क्षेत्र होता है। इसमें विक्रय शक्ति के प्रबंध के अतिरिक्त विपणन की विभिन्न क्रियाओं का प्रबंध भी सम्मिलित होता है। संपूर्ण व्यवसाय दर्शन होता है, इसमें पूरा दर्शन देखा जाता है। फिर इसमें क्रियाएं देखी जाती है। विपणन प्रबंध एक क्रियाशील सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसके अंतर्गत बाजार अनुसंधान, उपभोक्ता शोध, विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन, विक्रय वितरण, नियंत्रण आदि। तो विपणन प्रबंध की विशेषताओं का संपूर्ण, ये 4th नंबर का पॉइंट, संपूर्ण व्यवसाय दर्शन के अंदर विपणन प्रबंध संपूर्ण व्यवसाय का एक ही केंद्रीय आयाम होता है। ड्रकर के अनुसार यह उपक्रम के सभी क्षेत्रों में व्याप्त होता है तथा ग्राहक की दृष्टि से देखा गया संपूर्ण व्यवसाय दर्शन होता है। विपणन प्रबंध एक कला और विज्ञान भी होते हैं, और ये इसके अंदर इसकी विशेषता, विपणन प्रबंध की 5th विशेषता यह है कि क्रियाएं, इसके अंदर क्रियाएं भी बहुत सारी चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। बाजार अनुसंधान को, उपभोक्ता शोध को, विज्ञापन को, विक्रय संवर्धन को, वितरण को, विक्रय नियंत्रण को, बहुत सारे काम होते हैं जो इसमें जोड़े जाते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट होते हैं। फिर उद्देश्य, मार्केटिंग मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता होगा? सिंपल सी बात है, लाभ कमाना होता है, क्योंकि हर संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। अब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ पर्पसेस और डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला पर्पस होता है कि ये उपभोक्ता की आवश्यकताओं का पता लगाना तथा संतुष्ट करना, सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि करना, और स्थान, समय और ज्ञान उपयोगिता का सृजन करना, बाजार और उपभोक्ता का अनुसंधान करना, विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन द्वारा उपभोक्ताओं को क्रय के लिए प्रोत्साहित करना, मांग और पूर्ति में संतुलन बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वितरण श्रृंखलाओं द्वारा व्यवस्था और बाजार के बीच संपर्क स्थापित करना, नई एवं उपयोगी वस्तुओं का सृजन करना, उपभोक्ता कल्याण में वृद्धि करना, रोजगार एवं क्रय शक्ति में वृद्धि करना। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ पर्पसेस है जो हमें याद रखने हैं। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। विपणन के विभिन्न कार्यों का हम वर्णन करने जा रहे हैं। विपणन के जो कार्य होते हैं, समय और विकास के साथ विपणन के कार्यों में भी बदलाव आता रहा है। आज विपणन के कार्यों में कुछ नए कार्य भी जुड़ गए हैं। विपणन कार्य भावी क्रेताओं तथा भावी विक्रेताओं के बीच अंतर को बांटते हैं। विपणन कार्य को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। क्लर्क के अनुसार उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। विनिमय कार्य, जो वस्तुओं तथा सेवाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण करने के लिए आवश्यक होता है। भौतिक आपूर्ति कार्य, जिनमें वस्तुओं की डिलीवरी की जाती है। अन्य कार्य जो हस्तांतरण तथा डिलीवरी में सहायक होते हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करते हैं। विनिमय कार्य के अंदर सबसे पहले 3 चीज आती है, क्रय और एकत्रीकरण करना। सबसे पहले जब हम वस्तु को क्रय करते हैं, फिर उसको असेंबलिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम वस्तु को सेलिंग करते हैं, और फिर क्योंकि पर सबसे पहला पॉइंट होता है बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग एंड असेंबलिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये विपणन का एक महत्वपूर्ण काम होता है। इस कार्य में कच्चे माल तथा वस्तु का क्रय और एकीकरण शामिल है। क्रय का अर्थ होता है वस्तु का स्वामित्व प्राप्त करना, और असेंबलिंग का अर्थ होता है वस्तुओं तथा सेवाओं का चयन करके उन्हें विभिन्न स्रोतों में से एक स्थान पर लाना जहां से वे ग्राहकों को पहुंचाई जाती है। ये प्रत्येक व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसके बिना विक्रय नहीं किया जा सकता। फिर सेकंड पॉइंट आता है सेलिंग करना। सेलिंग भी एक इंपॉर्टेंट होता है। विक्रय विपणन की आधारशिलता होती है। इसके बिना तो जो हमने क्रय करा फिर फायदा ही नहीं होगा। फिर मूल्य निर्धारण करना। मूल्य निर्धारण विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि मूल्य में बिक्री की मात्रा तथा लाभ की मात्रा निर्धारित होती है। मूल्य का अर्थ यहाँ पर उस मौद्रिक भुगतान से होता है जो विक्रेता ग्राहकों से वस्तु के बदले में प्राप्त करता है।
वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य निर्धारित करने से पूर्व मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में ये परिभाषित करता है। तो हमने पढ़ा क्रय एकत्रीकरण करना, मतलब सबसे पहले हम बाय करेंगे, उसको असेंबल करते हैं, फिर उसको सेलिंग करते हैं, फिर मूल्य निर्धारण करते हैं, तो ये विनिमय काम के अंदर आता है। फिर भौतिक आपूर्ति कार्य में ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज आता है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन करने से हेल्प मिलती है और स्टोरेज करने से भी हेल्प मिलती है, सामान खराब नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर जोखिम उठाना बीमा, कभी कभी क्या होता है कंपनी में कभी कभी जोखिम उठाना पड़ता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है और अनिश्चितता बनी रहती है, जिसके कारण मान लो कभी भी कुछ भी हो जाए, स्टोर रूम में आग लग जाए, कुछ भी लग जाए, फिर कभी कभी बीमा कंपनी के द्वारा कुछ कुछ रिस्टोर हो जाता है जिसका मुआवजा मिल जाता है। तो थर्ड वाला हमारा सहज कारक कार्य, फैसिलिटिंग फंक्शन, जिसके अंदर हम सबसे पहले फाइनेंशिंग वित्तीय व्यवस्था वाला काम होता है, विपणन शोध मार्केटिंग रिसर्च की जाती है, प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाती है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है, मानकीकरण तथा श्रेणीकरण करना, और फिर पैकेजिंग करना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, विज्ञापन विक्रय कला करना, उधार और वसूली करना, विज्ञापन और विक्रय करना, उधार और वसूली करना, विक्रोपरांत सेवाएं करना। वित्तीय व्यवस्था जैसे कि फाइनेंस करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च मतलब हमें मार्केट की रिसर्च करनी पड़ती है कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, और फिर मानकीकरण तथा श्रेणीकरण। मानकीकरण या प्रमाणीकरण का अर्थ है वस्तु के भौतिक लक्षणों जैसे आकार, रंग, गुण, डिजाइन, वजन आदि के संबंध में मापदंड निर्धारित करना तथा उनके अनुसार माल का निर्माण करना। मानकीकृत वस्तु के प्रति ग्राहकों का विश्वास बना रहता है और उन्हें एक ही किस्म की वस्तु प्राप्त होती है। मानक के निर्धारण होने पर श्रेणीकरण किया जाता है। वस्तुओं को उनकी मूल विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना क्या कहलाता है? श्रेणियों कहलाता है। जैसे मैं साबुन लेने गया तो साबुन के अलग अलग रखे होते, लाइबो, लक्स के, तो उसको श्रेणियन बोलते कि अलग अलग साबुनों को अलग अलग श्रेणी में लगा दिया गया। फिर उधार और वसूली वाला भी इसमें होता है। विज्ञापन और विक्रय कला, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाती है, उसकी पैकेजिंग की जाती है, और फिर लास्ट में आफ्टर सेल सर्विसेज है हमारे। आफ्टर सेल सर्विस जब प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है तो काम वहीं खत्म नहीं होता, उसके बाद भी उसकी मरम्मत करना और उपभोक्ता को अनेक अनेक सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर विक्रय प्रबंध और विपणन प्रबंध में हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। विक्रय प्रबंध हमने पहले भी पढ़ा है, विपणन प्रबंध का ही एक भाग होता है। विक्रय प्रबंध में व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय कर्मचारियों की नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण की क्रियाएं शामिल होती है। इसमें ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए विपणन कार्यक्रम का नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। विक्रय प्रबंध विपणन प्रबंध का ही एक भाग होता है, जबकि विपणन प्रबंध क्या होता है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि विक्रय विपणन का ही एक भाग होता है। विक्रय प्रबंध का कार्य वस्तु के उत्पादन के बाद प्रारंभ होता है। विपणन प्रबंध का कार्य वस्तु के निर्माण के पूर्व भी ग्राहकों की आवश्यकताओं के निर्धारण के साथ प्रारंभ हो जाता है। ये एकदम स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि विक्रय तो जब प्रोडक्ट बन जाता है तब बनता है। यह विपणन प्रबंध के अंतर्गत कार्य करता है, जबकि जो विपणन प्रबंध का पृथक अस्तित्व होता है, विपणन प्रबंध का उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण करवाना तथा उनकी संतुष्टि के अनुसार उचित समय, स्थान एवं मूल्य पर उपलब्ध कराना। विक्रय प्रबंध का उद्देश्य ग्राहकों को क्रय कर के लिए प्रोत्साहित करके लाभप्रद विक्रय करना। विपणन प्रबंधक संस्था के महाप्रबंधक के अधीन कार्य करता है, जबकि जो हमारा विक्रय प्रबंधक विपणन प्रबंधक के अधीन कार्य करता है, और विपणन प्रबंधक तो महाप्रबंधक के अधीन काम करता है। और इसमें वस्तु के ऊपर फोकस किया जाता है, जबकि यहाँ पर विपणन प्रबंध में मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट में ग्राहक की संतुष्टि पर बल दिया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर पार्ट्स। और अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत है तो मेरे नंबर मुझे मैसेज करें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर एंड सपोर्ट माई चैनल। और नेक्स्ट पार्ट कल आएगा वीडियो का। थैंक यू।